थोड़ा सी एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। अब आपके पास ले लेते हैं हम 10,000, ठीक है ना, चेंज कर दी। और इसके बाद आपके पास यहाँ से हमने चेंज कर दिया इसको 10,000 के बजाय 8,000, और फिर ये 7,000 कर दिया हमने इसे। अब हमारा बैक 9.41% हो गई, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब आपको ये बैक कैलकुलेट करना है, ये वाला फॉर्मूला, और 3 कंपोनेंट्स हैं तो 3 वाला ये यूज होगा, अगर 2 कंपोनेंट है तो फिर ये यूज होगा। अब आप कहेंगे यार ये क्या चक्कर है, तो आपने ये जो है ना, आप ये वाला जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में 3 कंपोनेंट नहीं है, 2 हैं, तो फिर ये स्टेप 4 वाली, ये स्टेप 3 4 वाली चीजें पूरी इनको हाईलाइट किया मैंने, ये आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको मैं कलर ही चेंज करके आपको दिखा दूं कि ये जो ब्लू कलर में ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और 2 कंपोनेंट्स वाला जो बचेगा बाकी दोनों बच जाएंगे। और अगर तीनों है तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर तीनों में यही आएगा आपके पास, ठीक है। मेरा ख्याल से बैक का कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। बैक कैलकुलेट, अच्छा ये इस तरीके से भी कैलकुलेटेड है, और ये प्रॉपरली जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये भी कैलकुलेटर्स बने हुए हैं, ठीक। लेकिन चूंकि पेपर में जिस तरह करना था, पेपर में आपने ऐसे फॉर्मूला लिखने के बाद आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है, ये बिल्कुल पेपर बेस्ड काम किया हमने, ठीक है। ऐसे ही पेपर में करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि सर ऑनलाइन में हम पढ़ते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता हमने कॉपी में कैसे करना है। भाई जिस तरीके से मैंने एक्सेल में किया बिल्कुल सेम आपने उसी स्टेप्स के अंदर जो है ना, हाँ एक बात है कि पेपर में जब ये फॉर्मूला आप एंटर करेंगे तो उसके ऊपर ये स्टेप 1 लिखा है ना, ये नहीं लिख के आएंगे कॉपी में भाई, ये स्टेप 2 लिखा है ये नहीं लिखेंगे पेपर के अंदर, पता चला ये भी आप लिख के आ रहे हैं वहां ऊपर, ठीक है ना। ये तो मैंने एक्सेल में या ऑनलाइन पढ़ाने के लिए रेफरेंस दिया, क्लियर। तो द टॉपिक इज क्लियर, और नेक्स्ट हम पहुंचते हैं दोबारा होम पे। बैक क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आपके पास बैक क्लियर हो गया और आपको आ गया, तो एक इसका एडवांस वर्जन ये है मिनिमाइज बैक। ये वैसे एडवांस क्लासेस में जरूरत पड़ती है, यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं एफएम के अंदर, यानी कि एफएम एमबीए सेकंड सेमेस्टर में इसकी कोई जरूरत है नहीं, लेकिन चलें अब डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी देर लग जाएगी। ये फर्ज करें कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, और ये कंपनी ए आ गई, कंपनी बी है, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई, और ये मैंने कुछ 8 कंपनीज कैलकुलेट कर दिए, ठीक है ना। एक कंपनी कहती है जनाब कि हमने कर्जा लेना ही नहीं है, सारे पैसे जो लगाएंगे वो हम सिर्फ अपनी जेब से लगाएंगे, और डेट हम कर्जा लेते ही नहीं है। ऐसी कंपनीज भी आ जाती है, मालकान कहते हैं हमने नहीं लेना। दूसरा आपके पास इक्विटी आ गई 90%, वो कहते हैं 90% जेब से लगा दे, 10% कर्जा ले लें यार। फिर तीसरी पार्टी ये कहती है कि जी इक्विटी आप 80 ले लें और 20 आप क्या कर लें, कर्जा ले लें। चौथी आपके पास जो है ना वो डेट 70 है और कर्जा 30% है, इसी तरीके से चलता है यार, और 30-70 पे पहुंच गए। ये आपके पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं इक्विटी और डेट के। टैक्स रेट 30% है, कॉस्ट ऑफ केडी आप कुछ भी डालते हैं, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 10% डाल देता हूँ कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। फिर इस तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास 15% एंटर कर दिया, हमारे पास 2 ही कंपोनेंट है, तीसरा है नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर कैलकुलेट करने का मतलब है बैक, यानी कि पहले आपने इन दोनों को लेना है 100 ये और 0 ये, तो और ये बाकी डाटा ये, तो बैक क्या होगा। फिर मैंने इसको लेना है, इसको इक्विटी 90 और ये 10, और ये डाटा लेने के बाद फिर आपके पास एक बैक क्या होगा, इसी तरीके से 8 मरतबा बैक कैलकुलेट होगा। खैर वैसे इसकी जरूरत है नहीं है पेपर में, मगर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एडवांस वर्जन में आप, एडवांस का मतलब है जैसे आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की क्लासेस लेते हैं, तो वहां पे इसका ऑब्जेक्टिव मेमोराइज करने का ये होता है कि ये 8 बैग जब निकलेंगे तो सबसे प्रेफरेबल कंपनी के लिए मिनिमाइज बैग होता है। जो बैग सबसे कम होगा इन 8 में से, वो सिचुएशन कंपनी के लिए आइडियल है। फर्ज कर लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं, ये होगा नहीं, मेरी तरफ से अज्यूम कर ले कि ये 80-20 पे जो बैग निकला यहाँ पे ये सबसे कम है 8 में से, तो वही कंपनी का मिनिमाइज बैग है, और वही ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। ये कैपिटल ये आपको
कैपिटल स्ट्रक्चर के टॉपिक की बेस बना रहे हैं हम। वो कहता है कि कंपनी का ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, आप स्टूडेंट है जी ऑप्टिमल, तो मुझे समझ में नहीं आता ऑप्टिमल किसे कहते हैं। ऑप्टिमल का मतलब ये है कि कंपनी ने ये बहुत सारे कैपिटल स्ट्रक्चर, ये कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैं कि भाई ये वाला एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। इन तमाम स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर कंपनी के लिए कैपिटल ऑप्टिमल? ऑप्टिमल का मतलब जहां कंपनी का वैक मिनिमाइज होगा वो आपके पास ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ये थोड़ी सी फाउंडेशन, इसको आपने याद रखना है अच्छे तरीके से ध्यान में, ये अगले एडवांस वर्जन के टॉपिक में काम आएगा। क्लियर यहाँ तक? अब हम आ जाते हैं जो अभी आप पढ़कर आए थे। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। आप पेपर में गए और मैंने आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करके दिखा दी, समझा दी, सारी चीजें आपको आ गई, बैक के 3 कंपोनेंट्स भी आ गए, आप खुशी खुशी एग्जाम में पहुंच गए। मगर वो खुशी क्या, और आपको पता है कि आप माशाल्लाह जो 4th सेमेस्टर वाले हैं वो तो काफी एग्जाम दे चुके हैं, उन्हें ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि जो हम पढ़ के जाते हैं वहां वो आता नहीं है। ऐसे ही है, ज्यादातर ऐसा हो जाता है मतलब। ठीक है, आपने पूरा फॉर्मूला याद करके गए मगर वहां पे पहुंचे तो उसके अंदर ये सब गिवन था, सब गिवन था, ये मिसिंग था। फिर मैं रिपीट कर दूं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ किसी और कलर से, ये मैंने इसको ब्लू कर दिया, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया, के ही आपके पास मिसिंग है, बल्कि इसको ब्लैक कर दें, ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगा। ब्लैक का मतलब है कि ये चीज फाइंड आउट करनी है हमने भाई, ये है। अब ये ही पेपर में नहीं है। अब ये अगर एक ये के ही उससे गायब कर दिए, यहाँ से मिसिंग है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है ये नहीं है, बाकी सारी चीजें अवेलेबल है। अगर ये दे देता तो क्या भाई उसका क्या जा रहा था, लेकिन उसने नहीं दिया, वो नहीं चाहता कि आप पास हो। अब के ही आपने खुद कैलकुलेट करना। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये कंपोनेंट्स पढ़ा रहा था किसी जगह पे, ठीक है ना, ये इंट्रोडक्शन की क्लास में, के कंपोनेंट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है या 15% है, तो एक क्वेश्चन मेरे पास चैट में यहाँ पर आया कि सर ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी। तो भाई अब इसका रिप्लाई ये है कि अब हम वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास पेपर में ये गिवन नहीं है तो फिर एक तरीका तो ये है कि हम किसी से वहां पूछ लें, भाई कितना है ये। कोई ना कोई तो हॉल में ऐसा बंदा होगा जो कैलकुलेट कर लेगा, और वो अगर अच्छा और नेक हुआ आपको बता दिया तो आपका पेपर सॉल्व हो गया। इसके बाद बाकी आप काम कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है इसको कैलकुलेट करने की। लेकिन ऐसी सिचुएशन रिलायबल नहीं है, हम किसी पर रिलाय करके नहीं जा सकते, तो बेहतर है कि हम खुद कैलकुलेट कर लें। ठीक है, चलें अब इसको इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वापस चलते हैं हम अपनी मेन शीट पर। और ये कौन आ गए, हसन मेरे सब, ठीक है। ये हम अपनी बैक कैलकुलेट करने के बाद अब ये दूसरा हमारे पास आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एरिया। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ये मेरा लिंक काम नहीं कर रहा है, इसमें पता नहीं पुराना हो गया क्या हो गया, तो हम खुद ही चले जाते हैं यहाँ से शीट से। ठीक है, ये आ गया, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एरिया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में अगर आपको नहीं दे रहा तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके हैं। फिर रिपीट कर दूं मैं जुमला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपके पास नहीं देता तो इसे कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके, और वो 2 तरीके में से एक आपके पास कौन सा है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कहते हैं, डीडीएम शॉर्ट वर्ड में, या डिविडेंड मॉडल भी कह लें शॉर्ट वर्ड में, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कह लें। ठीक है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल भी कहते हैं इसको, डिस्काउंट का वर्ड लगा दिया इन्होंने, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल भी कहते हैं। तो ये एक ही मतलब है, डिविडेंड मॉडल का मतलब ये, डिविडेंड वैल्यूएशन, डिविडेंड डिस्काउंट, ये एक ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आ जाए कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर पहला टॉपिक आपके पास आ रहा है, ये रहा जीरो ग्रोथ, फिर कांस्टेंट ग्रोथ, फिर आपके पास आ रहा है वेरिएबल डिविडेंड ग्रोथ कह रहे हैं। तो इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इन तीनों तरीके से के ई कैलकुलेट हो सकता है। फिर रिपीट कर दूं, अगर हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की तरफ जा रहे हैं, और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के अंदर 3 मैकेनिज्म है, पहला जीरो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ और वेरिएबल ग्रोथ। स्टूडेंट ने कहा यार ये तो नाम सुन के थोड़ा सा परेशानी लग रही है, ऐसा नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप ये सोचे कि कंपनी ए, मैं रिपीट कर दूं, आपने कंपनी ए के स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स ले लिए, ठीक है, आपने कंपनी ए के शेयर्स परचेज किए, और तो आप किस चीज की दुआ करेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हो। और जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो आपको क्या देगी, डिविडेंड देगी।